आप सुन रहे हैं गोवा गलाटा उपन्यास का भाग 2। वो जल्दी से पिछले कमरे में गई और उल्टे पांव वापस लौटी। ये 6,000 रुपये हैं। उसने ज़बरदस्ती नोट जीत सिंह की मुट्ठी में खोसे। अब निकल ले। लेकिन तेरा रोकड़ा क्या तेरा मेरा करता। अभी कल तू नोटों से भरा सूटकेस तमाम का तमाम मेरे को देता था। कितना था? 69 लाख। तो इतनी बड़ी रकम के साथ ये 6 बड़े गांधी कहीं ठहरते हैं? तू क्या करेगी? ढक्कन, अभी नकद इतना ही है मेरे पास। बैंक में बहुत रोकड़ा है मेरे खाते में, कल निकाल लूँगी ना। ओह, जा अब, मैंने अपनी भी तैयारी करनी है अभी। अच्छा पहले एक बात बोल, सच्ची। क्या? तू कहाँ गई थी? जहन्नुम में गई थी। मैं बोली ना तेरे को, टेम नहीं खोटी करने का। अब जा भी चुप। जीत सिंह ने गिलास खाली करके मेज़ पर रखा, सिगरेट का बचा हुआ टुकड़ा ट्रे में डाला और उठ खड़ा हुआ। और हाँ, जिधर पहुँचे उधर से फ़ोन लगाना ताकि मेरे को मालूम पड़े किधर है। ठीक। और माता भगवती को मानता है ना, उनका नाम लेता जा, भगवती भली करेंगे। भारी मन से जीत सिंह दरवाजे की ओर बढ़ा, जलावतन के दरवाजे की ओर। सुन, रुक। जीत सिंह ठहरा। मिशी लपक कर उसके पास आई और उससे लपट गई। अब जा। शनिवार 30 मई। अगले रोज़ जीत सिंह गोवा में था। रात को जो इंटरस्टेट बस उसे टर्मिनल पर रवानगी के लिए तैयार मिली थी, वो पणजी की थी, जिस पर सवार होने वाला वो आखिरी सवारी था। सुबह 9 बजे बस पणजी पहुंची। 650 किलोमीटर के आम मामूली बस के सफ़र ने उसे थकाकर चूर कर दिया था। इतना कि बस से उतरते वक्त ही उसकी आंखें मूंद रही थी। बस टर्मिनल के पास ही एक रोता धोता होटल था, वो वहाँ पहुँचा। रिसेप्शन से किराया पूछते हुए उसने एक कमरा लिया। साहब, रोकड़ा एडवांस देना होगा। हाँ ठीक है। जीत सिंह ने 300 रुपये काउंटर पर रखे। एक छोकरा उसे दूसरी मंजिल के कमरे में छोड़ आया। उसके अपेक्षा के विपरीत कमरा काफ़ी साफ़ सुथरा था और अटैच्ड बाथरूम था। वो बेड पर ढेर हुआ और ढेर होते ही सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने पाया कि 3 बजे हुए थे। बाथरूम में जाकर वो नहाया धोया, फिर अपने कपड़ों को झाड़ पोंछ कर वापस पहना। तब जाकर उसने मिश्री को उसके मोबाइल पर फ़ोन लगाया। तत्काल उत्तर मिला। जीते, मैं सुबह से तेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ। सॉरी। क्या सॉरी? क्या हुआ? नहीं, वो लंबे सफ़र की वजह से मैं थक गया था तो सो गया था, अभी जागा। लंबा सफ़र? किधर पहुँचा? पणजी। पणजी? हाँ, उधर मुंबई में टर्मिनल पर तैयार बस पणजी की ही मिली। ओह, क्या हो? कोई वांदा? आजकल उधर इलेक्शन का जोर है। तेरी मुसीबत के पीछे जो नेताजी हैं, मराठा मंच का सुप्रीमो बहराम जी कॉन्ट्रैक्टर, आजकल उसका एक पाँव मुंबई में होता है और दूसरा गोवा में। पणजी गोवा की राजधानी है, जहाँ वो अपने चमचों की फ़ौज के साथ अक्सर जाता है। जीते, तो गलत जगह पहुँचा। वहाँ तेरा टिकना ठीक नहीं है। कहाँ? गोवा में? पणजी में। तो कहाँ जाऊँ? वालपुर में मेरा एक वाकिफ़ है, मेहरबान दोस्त, पिता समान, एडुआर्डो नाम है उनका। मैं वहाँ जा सकता हूँ, लेकिन संकोच की बात यह है कि पता नहीं कब तक ठहरना पड़े। मेहरबान दोस्त पर लंबे अरसे तक बोझ बनना मुझे जचता नहीं। इतनी दूर जाने की जोर नहीं। और फिर भगवान से दुआ कर कि तेरा जलावतन होना लंबा ना खींचे। तू तू पोंडा जा। पोंडा? हाँ, करीब ही तो है। पणजी से 60 किलोमीटर। छोटी जगह है, तेरे लिए गुमनाम रहना ही आसान होगा। अच्छा, और हाँ सुन, वहाँ बोरिम रोड पर डैफोडिल करके एक होटल है, वहाँ डॉल्सी परेरा का पता करना। वो कौन है? लड़की है। उसका बाप सेवियो परेरा मेरा वाकिफ़ था। कैसे? सोच। हो, था बोला। एकाएक आना बंद कर दिया। 1.5 साल से शक्ल नहीं देखी। और लड़की मुझे पूछेगी? तू देखना। क्या करती है वो वहाँ? मालूम करना। ठीक है, अभी बोल, रात तेरे साथ कैसे बीती? अच्छी बीती, कोई पंगा नहीं पड़ा। उन दोनों भड़वों का उस्ताद जब लौटा तो दोनों बेहोश थे, मैं भी। जबरन वो उनको होश में लाया, मेरे को भी। फिर उन पर बरसने लगा कि क्यों उन्होंने घूर लगाने का लालच किया था, जिसकी वजह से जीत सिंह को उन्हें नींद की गोली खिलाने का मौका मिला। जीते, वो खुद ही तेरा नाम लिया, खुद ही बोला कि जीत सिंह को नींद की गोली खिलाने का मौका मिला। फिर मेरे क्या गले पड़ता? अपने भड़वों के साथ ठंडे ठंडे चला गया। जीते सुन, इधर मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनके ज़रिए मैं इधर तेरे दुश्मनों की तेरे खिलाफ़ किसी हलचल की खबर निकाल सकती हूँ। कुछ भी मालूम पड़ा तो तेरे को खबर करूँगी। बस तू मुझे फ़ोन करते रहना। ठीक है।
और ये तो ज़रूर ही बोलना कि पोंडा में कैसे बीती, डॉल्सी मिली या नहीं? हाँ हाँ करूँगा, अभी रखता हूँ। और वो होटल से बाहर निकला। करीब ही एक गोवानी रेस्टोरेंट था जहाँ उसने लंच ऑर्डर किया। फिर वो मार्केट में पहुँचा जहाँ से उसने सूटकेस, कुछ कपड़े और रोज़मर्रा की ज़रूरत का कुछ सामान खरीदा। खर्चा 3,000 से ऊपर। तकरीबन इतनी ही रकम अब उसके पास बाकी बची थी, लेकिन रकम के मामले में वो कोई ख़ास फिक्रमंद नहीं था। बिग डैडी एडुआर्डो गोवा में था। ज़रूरत आन पड़ने पर वो वालपोई से कोई भी रकम मंगवा सकता था। खरीदे सामान में एक फैंसी गोल्फ कैप भी थी जो कि उसने सर पर पहन ली। पिछले 3 दिन से उसने शेव नहीं की थी और उस रोज़ भी उसने उस काम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी। आइंदा भी शेव से परहेज़ रखता तो गोल्फ कैप के साथ उसका जो होलिया बनता वो उसके लिए छोटे मोटे बहुरूप का काम करता। जमा धूप का चश्मा जो उसके पास पहले से था। बढ़िया। वो रेस्टोरेंट से बाहर निकला। होटल लौटना ज़रूरी नहीं था, इसलिए वो सूटकेस संभाले सीधा बस टर्मिनल पर पहुंचा जहां से उसने पोंडा की बस पकड़ी। इस बारे में वो तब भी पूरी तरह से सावधान था कि वो खास किसी की निगाह में नहीं था। 7 बजने को थे जबकि वो पोंडा पहुंचा। बोरिम रोड पहुंचने में और आगे होटल डैफोडिल तलाश करने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। वो एक छोटा सा 5 मंजिला होटल निकला जिसके बाहर लगे नियॉन साइन के नीचे ही दर्ज था लॉजिंग ओनली, यानी कि वहाँ पर रिहाइश के लिए सिर्फ कमरे ही उपलब्ध थे और कुछ नहीं। वो होटल के ग्लास डोर पर पहुंचा। एक वर्दीधारी डोरमैन ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। उसने भीतर कदम रखा। रिसेप्शन डेस्क के पीछे एक कोई 23-24 साल की सुंदर गोवानी युवती मौजूद थी। लाउंज की तरह सजी उस जगह पर और कोई हलचल नहीं थी। जीत सिंह पर निगाह पड़ते ही तत्काल उसके चेहरे पर मशीनी मुस्कुराहट आई। हेलो सर, वेलकम। जीत सिंह ने भी जबरन मुस्कुराकर वेलकम कहा। हाउ कैन आई हेल्प यू सर? रूम मांगता मेरे को। उसके मुंबईया ज़बान पर वो थोड़ी हड़बड़ाई। यस सर, इधर 2 तरह के रूम हैं, एवरेज और सुपर। सुपर में अटैच बाथ है और एसी है और स्प्रिंग मैट्रेसेस हैं। किराया 1,000, 24 घंटे के लिए। चेकआउट टाइम का सिस्टम इधर नहीं है। और एवरेज 600। ठीक है फिर सुपर। युवती ने उसके सामने एक बॉल पेन और रजिस्ट्रेशन कार्ड रखा। जीत सिंह ने कार्ड भरा जिसमें उसने अपना नाम बद्रीनाथ लिखा। उसने कार्ड को घुमाकर उसका रुख युवती की ओर कर दिया। थैंक यू। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। पूर्वत मशीनी अंदाज से मुस्कुराती वो बोली। उसने पीछे कीबोर्ड पर से एक चाबी उतारी और रिसेप्शन से निकली। तुम रिसेप्शनिस्ट हो? जीत सिंह अपना सूटकेस उठाता बोला। आपको क्या लगता है? नहीं, सारे काम क्या तुम ही यहाँ करती हो? यहाँ सिर्फ रूम्स है, कोई सर्विस नहीं, इसलिए चलता है। फिर भी अकेली? इतनी अकेली भी नहीं हूँ सर। एक डोरमैन है ना, एक नाइट क्लर्क है जो 10 बजे के बाद रिसेप्शन भी संभालता है। ओह, मेहमानों को सिर्फ कमरा दिखाने के लिए बेल बॉय अंगेज करना फिजूल खर्ची है। किसी मेहमान के पास ढेर सारा सामान हो तो पोर्टर बाहर से बुलाना पड़ता है जिसकी फ़ीस मेहमान से चार्ज होती है। वो पीछे रिसेप्शन पर नोटिस लगा है। ठीक, आइए। दोनों छोटी सी लिफ्ट में सवार हुए और तीसरी मंजिल पर पहुंचे। वहाँ लिफ्ट के सामने ही वो कमरा था जो जीत सिंह को मिला था, नंबर 302। युवती ने दरवाजे का ताला खोला और जीत सिंह को भीतर पहुंचाया। कमरा जीत सिंह की उम्मीद से बेहतर निकला। युवती ने चाबी एक साइड टेबल पर रख दी। खाना बाहर से मंगवाया जा सकता है, ज़रूरत हो तो रिसेप्शन पर फ़ोन लगा के आप बता दीजिएगा। ऐसा खाना तो ऐसा वैसे ही होता होगा। ठीक होता है, मैं भी मंगाती हूँ अपने लिए, अलबत्ता फैंसी नहीं होता। और अगर फैंसी चाहिए तो? ये टूरिस्ट टाउन है, पुराने मंदिरों की बहुत महिमा है, इसलिए बहुत टूरिस्ट आता है। एंड हाई एंड रेस्टोरेंट की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। लेकिन उनमें से बेहतर कौन सा है ये तो टूरिस्ट को नहीं मालूम हो सकता ना, वो तो लोकल ही बताएगा। हाँ वो तो है। इस मामले में इस टूरिस्ट को किसी लोकल गाइड की ज़रूरत हो तो वो ऑल इन वन को बोले। वो कौन हुआ? वो मुस्कुराई। आपने पूछा था ना, सारे काम मैं ही करती हूँ। ओह, मेरे को डिनर के लिए इनवाइट करो, गाइड अपने आप हासिल हो जाएगा। गाइड शर्मा थे। वेलकम। फैंसी रेस्टोरेंट तो महंगे होते होंगे। हाँ वो तो हैं। मेहमान की खास गाइड को इनवाइट करने की हैसियत ना हो तो मेहमान सोचे। ठीक, तो क्या सोचा मेहमान ने? अच्छा ही सोचा मेहमान ने, लेकिन इस मेहमान की एक प्रॉब्लम है। अब क्या बोलूँ तो बुरा तो नहीं मानोगी। दरअसल वो क्या है कि मैडम, दरअसल इस सिलसिले में मेरे जहन में कोई और था। कौन? डॉल्सी परेरा,
एक सांझे फ्रेंड ने बोला था कि पोंडा में अगर मैं होटल डैफोडिल में ठहरूं तो डॉल्सी परेरा का पता करूं। उसकी मुस्कुराहट और मुखर हुई। कहीं तुम ही तो डॉल्सी परेरा नहीं हो? हामी में उसने बड़ी नज़ाकत से सर नवाया। हो वाह, जिस सांझे फ्रेंड का मैंने जिक्र किया था वो दरअसल तुम्हारे पिता सेवियो परेरा का वाकिफ़ है। परेरा का वाकिफ़ है? इट्स अ स्मॉल वर्ड आई मस्ट से। तो मेरे सामने डैफोडिल का जो नया मेहमान खड़ा है वो मेरे फादर का वाकिफ़ है? मैं नहीं, कोई और। मैंने साझा फ्रेंड बोला था। कॉमन फ्रेंड? कौन? मिश्री? सॉरी, मैंने तो ये नाम कभी नहीं सुना। वांदा नहीं, तुम्हारा पिता वाकिफ़ होगा। आई सी। बाय द वे वो क्या करते हैं? वो दूसरी दुनिया में निवास करते हैं। उनका स्वर्गवास हो चुका है और जब वो जिंदा थे तो होटल चलाते थे, यही डैफोडिल। तो तुम रिसेप्शनिस्ट नहीं, इस होटल की मालकिन हो? मैं रिसेप्शनिस्ट भी हूँ। होटल के रनिंग एक्सपेंसेस बचाने के लिए मैं ये जॉब करती हूँ। ओके, तो इधर होटल बिजनेस में बहुत कंपटीशन है। अमूमन ऑक्यूपेंसी लो रहती है, इसलिए कोई ख़ास मुनाफा नहीं हो पाता। तो तभी तुम ये सारा काम खुद संभालती हो? हाँ, तो क्या सोचा डिनर के बारे में? अब जब मालूम पड़ गया है कि तुम ही डॉल्सी परेरा हो तो अच्छा ही सोचा। जानकर खुशी हुई। 10 बजे रिसेप्शन पर मैं आ जाऊँगा। तब तक क्या करोगे? बाहर का एक चक्कर लगाऊंगा। मंदिरों का शहर है तो मंदिरों में जाऊंगा, कुछ पुण्य ही कमा लूँ। अच्छा करोगे। तो श्री शांता दुर्गा मंदिर की सबसे ज़्यादा महिमा है, यहाँ से करीब है वो, और फिर दूसरे मंदिर भी पास पास हैं। ठीक है, शुक्रिया। लॉन्ड्री सर्विस के बारे में क्या कहती हो? रोज़ सुबह लॉन्ड्री के लिए एक आदमी इधर आता है, सेम डे सर्विस है, शाम तक कपड़े लौटा भी जाता है। बढ़िया। तो मैडम 10 बजे रिसेप्शन पर हाजिर होता हूँ। वेलकम। और वो चली गई। पीछे जीत सिंह ने शेव की, स्नान किया, कपड़े बदले, फिर कमरे को लॉक किया और चाबी रिसेप्शन पर छोड़ी और होटल से बाहर निकला। वहाँ पहुँचते वक्त उसने होटल से कोई आधा किलोमीटर दूर तक ज्वेलर शॉप देखी थी। सिगरेट के कश लगाते उसने उधर का रुख किया। शॉप के बाहर उसने सिगरेट को तिलांजलि दी और भीतर कदम रखा। एक सेल्स गर्ल ने उसे अटेंड किया। जीत सिंह ने बाएं हाथ पर से एक अंगूठी उतार कर काउंटर पर रखी। इसके बदले में क्या लेंगे? कैश। तो सर आप कुछ खरीदेंगे? नहीं। नहीं। सेल्स गर्ल के ग्राहक के लिए सम्मान का जैसे फ्यूज ही उड़ गया। हम मालिक को बुलाती हूँ। ठीक है। 2 मिनट में पिछवाड़े के केबिन से निकलकर 50 साल के करीब का सफारी सूटधारी एक व्यक्ति काउंटर पर पहुंचा और उसके पीछे सेल्स गर्ल्स की जगह बैठ गया। फिर एक ही जैसी पार की निगाह में उसने ग्राहक और माल का मुआयना किया। क्या बेचने का? हाँ, 10 ग्राम की है, 22 कैरेट। चेक करते हैं। उसने दोनों बातें चेक की। 9.5 ग्राम, खोट ज़्यादा है, जगह जगह मैल फंसी है जो कि वजन बढ़ाती है। 16। क्या 16,000? अरे जनाब, 29,600 का भाव है सोने का। हम 28,200 में देते हैं जी, उधर रेट लिखा है आज का उस बोर्ड पर। क्लोजिंग टाइम करीब है इसलिए 17। बहुत कम है ये। दूसरे ज्वेलर जो पुराना जेवर खरीदते हैं उसे हाथ के हाथ गला देते हैं, हम एक हफ्ता ऐसा नहीं करते। तो उससे क्या फ़ायदा? चाहोगे तो अंगूठी वापस ले सकोगे, ये फ़ायदा। लेकिन 17-18 फाइनल, वरना किधर कहीं और चले जाओ। ठीक है भाई, दो। ज्वेलर ने उसे 1000 के नोट में 18,000 रुपये अदा किए। जीत सिंह शॉप से बाहर निकला। वक्त गुजारी के लिए सड़क पर टहलता, सिगरेट के कश लगाता वो आगे बढ़ा तो उसे एक जगह पर एक जगमग नियॉन साइन दिखाई दिया जिस पर लिखा था कैसीनो। हिचकिचाते हुए उसने भीतर कदम रखा। भीतर से कैसीनो कोकीरो फिल्म के सेट जैसा सजावटी निकला। वो एक बड़ा हॉल था जिसके एक बाजू में पूरी लंबाई में बार था, जहाँ उस घड़ी 3-4 पियक्कड़ ही दिखाई दे रहे थे। बाकी हॉल की अधिकतर जगह एक विशाल रॉलेट टेबल ने घेरी हुई थी, लेकिन उस पर क्लोज्ड की तख्ती लगी हुई थी। उसके आगे 2 टेबल ब्लैक जैक नाम के जुए की थी, जो कि 29 भी कहलाता था। लेकिन जो छोटी मोटी भीड़ उस घड़ी वहाँ थी वो अभी और आगे की टेबल पर थी, जिस पर लगाई गई शर्तों की हार जीत 2 घनाकार पासे फेंकने से होती थी। आयताकार मेज़ पर हरा कपड़ा चढ़ा हुआ था, जिसके 2/3 भाग में कई बड़े बड़े खाने बनाती सफ़ेद लकीरें खींची हुई थी, और हर खाने से 2 से 12 तक का कोई ना कोई नंबर दर्ज था। जुआरी उन नंबरों पर अपना दाव रखते थे,
फिर जो कोई पिछला दाव जीतता होता था वो पासे फेंकता था। उसका नंबर फिर लग जाता था तो वो सबके दाव बटोर लेता था और आगे पासे फेंकने की फिर उसी की बारी होती थी। दाव रंग बिरंगे टोकरों के जरिए लगाए जाते थे जो कि परे कोने में बने कैशियल के पिंजरे से प्राप्त किए जा सकते थे। सबसे कम रकम का टोकन 20 रुपये का था जो कि सफ़ेद था। फिर नीला टोकन 50 का, हरा 100 का और लाल 500 का था। उस गेम की कैसीनो की तरफ से संचालक और कंट्रोलर एक नौजवान बला की सेक्सी लड़की थी जिसे जीत सिंह ने रूबी के नाम से पुकारे जाते सुना। वो गोरी चिट्टी निहायत मजबूत बनी हुई लड़की थी जो घुटनों से कहीं ऊंचे चमड़े की टाइट काली स्कर्ट और कॉलर वाले ऐसी सफ़ेद शर्ट पहनी थी जिसके ऊपर से 3 बटन खुले हुए थे, जिसकी वजह से अगर कोई चाहता तो जरा झुकने पर उस रूट से भी नाभि के दर्शन पा सकता था। और कुछ लोग जो जुआ नहीं खेल रहे थे, केवल दर्शक थे, वैसे दर्शक इरादतन पा भी रहे थे। उस टेबल से थोड़ा हटकर एक मोटी तोंद वाला काले सूट पहने रोबीला आदमी लापरवाही से एक टेबल पर पसरा बैठा हुआ था। वो एक लंबा सिगार के कश लगा रहा था और उसकी तवज्जो का मरकज वो टेबल ही जान पड़ता था। टेबल पर दाव लगाने वाले 6-7 व्यक्ति ही थे और सबकी सूरतें बता रही थी कि कोई बड़ा दाव उनमें से कोई नहीं जीत पा रहा था। फिर उसने महसूस किया कि 1000 रुपये से बड़ी रकम का दाव कोई लगा भी नहीं रहा था। वो मेज़ के करीब सरक आया। रूबी के पहलू में जाकर उसने रूबी का ध्यान उस बात की ओर आकर्षित किया। ऐसा क्यों? फिर सवाल क्या? अभी 1000 लिमिट का गेम है। बड़ा नो लिमिट गेम रात 10 बजे के बाद होता है। ओह, मैं भी खेल सकता हूँ? नो प्रॉब्लम। इस गेम में एक टाइम में कितने भी जने खेल सकते हैं। एक नंबर पर 10-10 लोग दाव लगा सकते हैं। जीत सिंह कैशियर के पिंजरे पर पहुंचा और 4000 के टोकन लेकर आया जो कि कैशियर ने उसे एक छोटी सी खास उस काम के लिए बनी प्लास्टिक की ट्रे में रख कर दिए। टेबल पर जाकर उसने अपनी जगह बनाई जो कि उस खिलाड़ी के पहलू में थी जो कि उत्तर भारतीय जान पड़ता था और जो फूलों के डिज़ाइन वाली बहुत भड़कीली कमीज़, काली पतलून और लिनन का सफ़ेद कोट पहने था। कमीज़ का कॉलर खुला था जिसमें से उसके गले में झूलती सोने की भारी चेन दिखाई दे रही थी। उम्र में वो 40 से ज़्यादा का नहीं जान पड़ता था, फिर भी सर से अधगंजा था। जीत सिंह ने टाइम पास के लिहाज से छोटे छोटे 20 के, 50 के और बड़ी हद 100 के दाव लगाने शुरू किए। खिलाड़ी बीच बीच में कोई दाव छोड़ भी देते थे, लेकिन भड़कीली कमीज़ वाला वो शख्स ही था जो हारे या जीते हर दाव खेलता था। फिर उसने एक ऐसी हरकत की जो संयोगवश सिर्फ जीत सिंह की निगाह में आई। वो एक बार जीता तो पासे उठा के दोनों हाथों के बीच मसलने लगा। फिर पलक झपकते उसने पासे बदल दिए। दाएं हाथ से जो पासे उसने टेबल पर फेंके वो उसके कोट की आस्तीन से निकलकर उसके हाथ में आए थे। असली पासे उसके बाएं हाथ में कहीं अटके। हाथ पलक झपकने जितनी देर के लिए कोट की बाईं ओर की जेब के करीब गया और फिर दोनों खाली हाथों को मसलता वो हर्षित भाव से चिल्ला रहा था, 7 मेरा नंबर। उसके बाद 10 में से 7 बार वो जीता। उतनी ही बार जीत सिंह भी जीता। गेम की मैक्सिमम लिमिट 1000 रुपये थी। वो व्यक्ति हर बार 1000 का दाव लगाता था और जिस नंबर पर वो दाव लगाता था उसी पर जीत सिंह भी लगा देता था। वो जीतता था तो जीत सिंह भी जीतता था। गेम का रूल था कि एक नंबर पर एक से ज़्यादा लोग जीतें तो अगली बार पासे फेंकने का अधिकार उसे होता था जिसने पिछली बार पासे फेंके थे। आधा घंटा यूं ही गेम चला। तभी मेन डोर खुला और 3 व्यक्तियों ने अंदर कदम रखा। उनके हाव भाव, सूरतें इस बात की साफ चुगली कर रही थी कि बीच वाला सख्त मिजाज शख्स जिसके चेहरे पर बड़ी स्टाइलिश फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ थी, बॉस था और दाएं बाएं उसके फर्मा बरदार चमचे थे। वो ही इम्पोर्टेंट करके भीड़ू था। इस बात की तस्दीक रूबी ने भी कर दी, जबकि उस पर निगाह पड़ते ही चहक कर उसने कहा, गुड इवनिंग बॉस। गुड इवनिंग माय हनी चाइल्ड। कैसी है? बढ़िया। कोई प्रॉब्लम है तो सही, पर काबू में आ जाएगी। गुड। सिगार वाला अपनी जगह से उठकर बॉस के करीब पहुंचा। दोनों टेबल के करीब खड़े होकर बातें करने लगे। चमचे बड़े अदब से बॉस से एक कदम पीछे खड़े रहे। दोनों मुश्किल से 23-24 साल के छोकरे थे, लेकिन शक्ल से निहायत ही बदमिजाज बद दिमाग जान पड़ते थे। 15 मिनट और गुजरे। उस दौरान भी तकरीबन हर बार भड़कीली कमीज़ वाला ही जीता और इसी वजह से तकरीबन हर बार अगले गेम के लिए पासे भी उसने फेंके। वो जीता, इसलिए हर बार जीता भी जीता। एकाएक रूबी टेबल पर से हटी, बॉस के पास पहुंची। उसके कान में कुछ फुसफुसाई। बॉस के चेहरे पर तत्काल संजीदगी के भाव आए
और फिर उसका सिर सहमति में हिला। फिर वो अपने चमचों से कुछ बोला और लंबे डग भरता पिछवाड़े के एक बंद दरवाजे पर पहुंचा और उसे खोलकर उसके पीछे गायब हो गया। रूबी ने पास से अपने काबू में कर लिया और मेज़ पर क्लोज्ड लिखी तख्ती रख दी। दोनों चमचे ने भड़कीली कमीज़ वाले का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और मीठे स्वर में बोला, नाम बोले तो? साहिल खुराना। क्यों? बॉस तुम्हारा गेम देखा, बहुत बढ़िया खेलता, मिलना मांगता। मेरे को नहीं मांगता। अरे तुम्हारा किसने पूछा? बॉस मिलना मांगता। बॉस मांगता है तो मांगता, लेकिन टोकन कैश कराने का? उसने जाकर टोकन कैश कराया और हासिल नोट 2 जेबों में ठूसे। दोनों चमचे गौर से उसका हर एक्शन नोट कर रहे थे। फिर दोनों ने उसे दाएं बाएं से थामा और उसे पिछवाड़े की तरफ ले गए। रूबी उनके साथ चल दी। सिगार वाला ऊंचे स्वर में बोला, ब्रेक इट फॉर नाउ। ये कौन है? जीत सिंह ने करीब खड़े एक जुआरी से पूछा। शरद आठवले, कैसीनो का मालिक। मालिक? कहने को। बोले तो? मैनेजर है, लेकिन किसी से भी इधर पूछो मालिक बोलेगा। तो मालिक कोई और है? कौन? मालूम पड़ जाएगा। नहीं हो? हाँ, मालूम पड़ जाएगा ब्रदर। और वो फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ वाला इम्पोर्टेंट करके भीड़ू जो अभी इधर पहुंचा और उधर पिछवाड़े में गया, जिसको रूबी बॉस बोली, उसको नहीं जानता? क्या बाहर से आया है? हाँ, मुंबई से आज ही आया। तब भी? कौन है? बिग बॉस लॉरेंस बरगांजा, टॉप गन, इस शहर का मालिक। इधर पत्ता नहीं हिलता इसकी मर्जी के बिना। बोले तो बड़ा मवाली है, गैंगस्टर, माफिया, पर मजाल है कोई बोले कि मवाली। ओह, अभी और बोले तो कैसीनो का यही मालिक है, लॉरेंस बरगांजा, बिग बॉस। तो गेम क्यों बंद हुआ? अरे यार, वो भीड़ू लगातार जीतता था ना। मैं बोले तो इस वास्ते। अभी बरगांजा पता करेगा, 8 वाले पता करेगा कि फेयर जीतता था या फाउल। वो तो मैं भी जानता था। तुम पासे किधर फेंकता था? पासे तो वो भीड़ू फेंकता था। तुम फेंकता होता तो तुम्हारे से भी सवाल होता। ओह, अभी थोड़ा टेम बाद गेम फिर चालू हो जाएगा। रुकने का? जाने का। जीत सिंह ने कैशियर के पास जाकर अपने टोकन कैश कराए। वो 44,000 रुपये जीता था। बढ़िया। लंबे डग भरता वो कैसीनो से बाहर निकल गया और वापस ज्वेलर की शॉप पर पहुंचा। गनीमत थी कि शॉप अभी खुली थी। उसे देखकर प्रोपराइटर खुद ही काउंटर के पास पहुंच गया। वापस आ गए? कुछ और निकालने का? नहीं, अपनी अंगूठी वापस लेने का। इतनी जल्दी? हाँ। कहाँ से आया रोकड़ा हाथ? बस आ गया। कहीं बैंक वैंक तो नहीं लूट लिया? नहीं सर, अभी तो मुझे अंगूठी चाहिए। उसे अंगूठी उसके सामने रखी। जीत सिंह ने देखा वो चमक रही थी। ऊपर कितना देना है? 400 बस? 4,000? क्या? 22,000। अंगूठी वापस खरीदने का तो 22,000 चार्ज होगा। अरे ये तो लूट है, मैं तो सिर्फ 1.5 घंटे में लौट कर आ गया। अंगूठी की सफाई कराई, पोरों में से मैल घुसा था निकलवाया, 2 जगह डेंट था वो ठीक किया, 24 कैरेट की पॉलिश करवाई। 1.5 घंटे में? वर्कशॉप है ना इधर। फिर भी 22। लेकिन बहस नहीं करने का। चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं क्लोज। 2 वापस। जीत सिंह ने अंगूठी पहन ली और नोट गिनने लगा। कोई हम पेशा को डिस्काउंट मिलता हो तो? हम पेशा? तुम ज्वेलर हो? चोर है। हाँ, मैं मस्करी किया। उसने रकम अदा की तो प्रोपराइटर ने खामोशी से कबूल करी। वो शोरूम से बाहर निकला तो सीधा किसी की छाती से जा टकराया, लेकिन सर उठाकर देखा तो पाया सामने बड़े मवाली के 2 चमचों में से एक खड़ा था। बाजू हट भाई, जीत सिंह बोला। वो नहीं हटा। क्या? मैं जार्जियो। मैंने नाम नहीं पूछा तेरा। बिग बॉस मांगता। क्या? कौन बिग बॉस? लॉरेंस बरगांजा तुझको बुलाता। मेरे को? हाँ। मैं कौन? जो कोई भी तुम हो। कमाल है, अभी थोड़े टाइम पहले तुम उधर कैसीनो में था और इतनी जल्दी तुम्हारे बॉस को मुझसे क्या लेना देना पड़ गया? और अगर मैं चलने से मना कर दूं तो? जॉर्जियो के हाथ में एक कमानीदार चाकू पर कट हुआ। उसे निर्विकार भाव से बटन दबाकर चाकू खोला और उसकी नोक उसकी पसलियों में चुभोई। अभी कुछ समझा? हाँ, समझा। उसका दिल गवाही देने लगा कि जीत का रकम उससे वापस छीन ली जाने वाली थी।
अच्छा हुआ था कि 22,000 रुपये वो इस्तेमाल कर चुका था। किधर चलना है? उसने चाकू हटाकर बंद करके अपनी जेब में डाला। कैसीनो, आगे चलो। जी सिंह चला। उसने कैसीनो में वापस कदम रखा। जुए की जो टेबल उसने छोड़ी थी उस पर से क्लोज्ड की तख्ती हटा ली गई थी। वो अब फिर आबाद थी। फिर बुलंद तकदीर वाला खास खिलाड़ी जिसने अपना नाम साहिल खुराना बताया था अब उस ग्रुप में नहीं था। हॉल के पिछवाड़े पहुंचकर जॉर्जियो ने आगे बढ़कर बंद दरवाज़ा खोला और जी सिंह को रास्ता देने के लिए बाजू हट गया। आगे गलियारा था जिसकी दाईं ओर का एक बंद दरवाज़ा जॉर्जियो ने धकेल कर खोला और जी सिंह को इशारा किया। जी सिंह ने उस दरवाजे की चौखट से भीतर कदम डाला तो खुद को एक ऑफिस की तरह सजे हुए कमरे में पाया। एक विशाल टेबल के पीछे एग्जीक्यूटिव चेयर पर बिग बॉस, शहर का कथित मालिक लॉरेंस वर्गांजा पसरा बैठा था। उसके सामने एक विस्की का गिलास रखा था जिसका तरल पदार्थ का लेवल कहता था कि वो उसे तभी सर्व हुआ था। उसके एक पहलू में कैसीनो का मालिक या मैनेजर शरद अठावले खड़ा था जिसके मुंह में सिगार तब भी बदस्तूर जारी मौजूद था। शायद चेन स्मोकर था। जी सिंह ने सोचा, बॉस द मैन इज हियर। बिग बॉस ने गंभीर हुंकार भरी विस्की के चुस्की मारी और फिर अर्थपूर्ण भाव से अठावले की तरफ देखा। आठवले ने तत्काल उसकी निगाह का मतलब समझा। आता हूँ, वो बोला और वहाँ से बाहर चला गया। साफ तौर से वो ऑफिस कैसीनो मालिक का था, लेकिन मालिक वहाँ से बाहर था। जॉर्जियो भी वहाँ नहीं टिका। पीछे जीत सिंह बिग बॉस के साथ अकेला रह गया। बैठो। नहीं, ऐसे ही ठीक है, जीत सिंह ने रूखे स्वर में बोला। मर्जी तुम्हारी, नाम बोलो। बद्रीनाथ। किधर का? मुंबई से आया। कैसे? तकदीर लाई। गॉगल्स हर टाइम लगाता है? नहीं। जीत सिंह ने चश्मा उतार कर जेब में रख लिया। और कैप? जीत सिंह ने गोल्फ कैप भी उतार कर हाथ में ले ली। बिग बॉस ने कुछ क्षण गौर से उसकी सूरत का मुआयना किया और फिर पूछा, मेरे को जानता है? हाँ, अभी मालूम पड़ा कि आप बिग बॉस हैं, लॉरेंस बरगांजा। ये तो नाम हुआ ना, और क्या जानता है? मैं इधर नवा भीड़ू, कैसे जानेगा? पर बाहर कोई बोला कि शहर का मालिक है। कैसे है? कोई नहीं बोला। मालूम पड़ेगा। जुए का शौक रखता है? नहीं, आज पहली बार खेला और जीत गया। है तो ऐसे ही। कितना? 44,000। कितने टाइम में? यही कोई 40-45 मिनट में। 10 बजे से पहला छोटा लिमिट वाला गेम होता है, फिर भी इतना रोकड़ा जीत गया। हाँ, भी इत्तेफाक की बात है। बिग बॉस ने घूर कर उसे देखा। जुगत की बात है। क्या जुगत? बाजू वाला खिलाड़ी, शायद साहिल खुराना नाम, जीतता था लगातार। मैं इस बात को कैच किया और जो नंबर वो खेला मैं भी वही नंबर खेला। वो क्यों लगातार जीतता था? जीत सिंह खामोश रहा। मैं जवाब का वेट करता। सच्ची बोलना ठीक होगा? वो असल में मैंने उसको पासे बदलते देखा। बनाए हुए पासे वो पहले घर से तैयार करके लाया था, यानी उसे मालूम था कि इधर के पासे कैसे थे। बड़ी होशियारी से, बड़ी चिल्लाकी से उसने पासे चेंज किए। उसकी वो हरकत खाली मैं कैच कर पाया। फिर उसके बाद उसने पासे फेंके तो उसका नंबर आया, वो जीता। फिर उसका नंबर आया तो मैं वो बात कैच किया। फिर मैंने भी हर बार वही नंबर लगाना शुरू कर दिया जो वो लगाता था। उसकी मैनिपुलेशन काम आई और तुम भी जीता। खुद कोई हरकत नहीं की। मैं कैसे कर सकता था? पासे तो एक बार भी मेरे हाथ में नहीं आए थे। उसने गिलास उठा के चुस्की भरी। जीत सिंह खामोश खड़ा रहा। कैसीनो के पासे असली पासे उसकी कोट की जेब से निकले। फेंकना चाहता था, लेकिन मेरे आदमियों ने उसके दाव नहीं लगने दिया। जेब में हाथ तक नहीं डाल पाया। ओह, उसके पासों में वजन था जिसकी वजह से वो एक ही साइड में गिरते थे, इसलिए तकरीबन बार एक ही नंबर आता था। वो 72 जीतता था। क्या हुआ जीत का? वापस लिया ना। ओह, बेईमानी से जीता लेना ही था। ठीक बोले तो उसका क्या हुआ? उसका भी होगा। अभी तो गया इधर से, बट कल छापे में शायद उसकी न्यूज़ हो, देखना। जीत सिंह ने सहमति में सह हिलाया। तुम इंटेलिजेंट आदमी जान पड़ता। इंटेलिजेंट लोगों की मैं कदर करता
और जिसकी मैं कदर करता हूँ अपने आजू बाजू देखना पसंद करता। क्या बोला मैं? बिग बॉस का लहजा कर्कश हुआ। तुम होशियार बीड़ू लोगों की कदर करता, उनको अपने आजू बाजू होना मांगता। कुछ पड़ा तेरे मगज में? अभी असली वजह बोलने का। कैसे आया था मुंबई से? वो पुलिस के साथ पंगा, एक झूठा मर्डर केस में लपेटना मांगता था। वारंट गिरफ्तारी निकलवा दिया, गिरफ्तारी पर 20,000 का इनाम लगा दिया। बड़ी मुश्किल से वो मुसीबत मेरे गले से टली। कैसे? असली कातिल पकड़ा गया ना, मेरे को मजबूरन बेकसूर करार दिया। वारंट गिरफ्तारी खारिज हुआ, इनाम भी खारिज हुआ, पर फिर भी मेरे साथ लोचा। क्यों? वो पुलिस वालों की किरकिरी हुई ना। मैं मामूली बेहैसियत टपोरी, बदला लेने पर आते तो जैसे पहले मुझे केस में फंसाया फिर फंसा देते, और इस बार ज़्यादा मजबूती से फंसाते। इस वास्ते मेरे मगज में आया कि कुछ टाइम के लिए यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक आया, इस वास्ते इधर आया, और कोई वजह नहीं? नहीं। कब आया? आज ही शाम। किधर ठहरा? होटल डैफोडिल में। और आते ही किस्मत में पलटी खाई, चमक गई। पहले कभी पासे नहीं खेले और एकदम से 44,000 रुपये जीत गया। मैं खुद हैरान बॉस। पसंद आया तू मेरे को। अब इधर क्या करने का? वो कुछ सोचा नहीं। मौका लगेगा तो सोच क्या बोलेगी, या यूं ही खाली घूमेगा? खाली आदमी किस काम का? क्या काम करता था वहाँ? जी मैं वो ताला चाबी का मिस्त्री था। हुनरमंद हुआ फिर तो। हाँ बोले तो हाँ। पसंद आया मेरे को बद्रीनाथ, असली नाम? सवाल यूं एकाएक हुआ कि जीत सिंह हड़बड़ा गया। फिर उसने स्वयं में भी इनकार में हिलाया। शक हुआ था मेरे को। क्यों हुआ था नहीं मालूम। असली नाम? जीत सिंह। जीत सिंह, अच्छा नाम। आल्सो नोन एज बद्रीनाथ। अब बोलो, काम मिले तो करेगा? क्या काम? एनफोर्सर वाला काम। क्या? भाईगिरी वाला काम, जो कुछ ना समझे उसको ज़बरदस्ती समझाने वाला काम, समझा? किसके लिए करना होगा? मेरे लिए। माफ़ी के साथ बोले तो तुम क्या करता? मैं खाली नाम सुना सुना कि इधर का खास पावरफुल भीड़ू है, और कुछ मालूम नहीं। मैं शहर को चलाता। अक्खे शहर को? हाँ, चलाता ही नहीं बल्कि हाँकता है। तुम बात को यूँ समझो कि अगर मैं इधर के थाना इंचार्ज को फ़ोन करके बोले कि वो आकर तुमको गिरफ्तार कर ले, कोई भी चार्ज लगा कर जेल में डाल दे, तो वो बोलेगा यस सर, यस मिस्टर ब्रंगांजा, सवाल नहीं करेगा ऐसा क्यों करने का था। मैं बोलेगा सज़ा की भी गारंटी हो, तो तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में 4 मजबूत चश्मदीद गवाह भी खड़ा कर देगा। मेरा मजिस्ट्रेट को इशारा होगा तो सज़ा ज़रूर होगा। वो भी बोलेगा यस सर, यस मिस्टर ब्रंगांजा। मैं तुमको बोलेगा कि जाके म्यूनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट को शूट कर दो, तुम ऐसा कर देगा तो कोई तुमको गिरफ्तार नहीं करेगा, भले ही तुम्हारे खिलाफ चश्मदीद गवाह हो, क्योंकि मैं ऐसा बोला, ऐसा हुक्म दिया। गुस्ताखी माफ़, कुछ जास्ती हो रहा बॉस। यस बोलो, मेरे लिए काम करना मंजूर करो, फिर देखना। तुम लोकल म्यूनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट को ढेर कर देखना मांगता बॉस? वो तो मैंने एक मिसाल दिया, अभी बोलो क्या जवाब। जीत सिंह की अकल ने जवाब दिया कि परदेश में उस गैंगस्टर की छत्र छाया उसके लिए अच्छी ओट साबित हो सकती थी। वो उसकी निगाहों में चढ़ पाता तो वो उसे आने वाली कई मुसीबतों से निजात दिला सकता था। फिलहाल हामी भरने में क्या हर्ज था, आगे की आगे देखी जाएगी। पर मेरा बैकग्राउंड? वो बोला, अगर मेरे आड़े नहीं आया तो मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को इफ़ेक्ट ना करे तो मेरे को तुम्हारी केस हिस्ट्री में नहीं जाने का। कोई इमीडिएट करके प्रॉब्लम है तो बोलो, पुलिस प्रॉब्लम के अलावा कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। है तो सही, वो किसी के साथ मिलकर बड़े आदमी का बड़ा रोकड़ा मारा था, जोड़ीदार मर गया, अभी मैं बाकी। वो बड़ा बाप मेरे को ढूंढता है, मैं मिलेगा तो मुंडी काट के हाथ में देगा और रोकड़ा वापस वसूलेगा। मुंबई में? हाँ। कौन? वो बहरामची कॉन्ट्रैक्टर। वो तो लीडर है पॉलिटिकल, इधर पार्टी इलेक्शन लड़ता है। वो तेरे पीछे है? हाँ, उसके प्यादे मवाली मेरे को थाम लिया था, बड़ी मुश्किल से बचकर भागा। हाँ, उनका इधर जोर नहीं चलता, ये मेरा शहर है।
इधर सिर्फ मेरा जोर चलता है। जो मेरे लिए काम करता है मैं उसको प्रोटेक्ट करता हूँ। फिर तो क्या वांदा है। गुड। कल सुबह 10 बजे ब्रैगेंजा एंटरप्राइजेस के ऑफिस में पहुँचने का। वो किधर है? किसी से भी पूछना। ठीक है, पर कल तो इतवार है। ब्रैगेंजा एंटरप्राइजेस का ऑफिस हफ्ते में 7 दिन खुलता है। वो उठ खड़ा हुआ। उसने अपना विस्की का गिलास खाली किया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जी सिंह ने लपक कर उसके लिए दरवाज़ा खोला। बिग बॉस ने बाहर कदम रखा। बाहर खड़ा जॉर्जियो तत्काल सावधान की मुद्रा में आ गया। वो आगे बढ़ा तो जॉर्जियो मुस्तैदी से उसके साथ चलने लगा। जी सिंह दोनों के पीछे चला। कैसीनो का कथित मालिक 8 वाले बार काउंटर के सामने एक स्टूल पर बैठा सिगार की कश लगा रहा था। बिग बॉस को देखकर वो स्टूल से उतरा और लपक कर उसके करीब पहुंचा। 8 वाले, ये बद्री कल से मेरे लिए काम करेगा। जी सर, बढ़िया। मेरे खास बन के काम करेगा। अच्छा, वेलकम टू द लॉज ब्रदर। बात औनी पौनी जीत सिंह की समझ में आई, लेकिन उसे लगा कि थैंक यू बोलना बनता था। कल 10 बजे मिलते हैं बद्री। यस बॉस। जीत सिंह यूँ बोला जैसे कैसीनो मालिक से सबक लिया हो। बिग बॉस अपने 2 चमचों के साथ वहाँ से रुखसत हो गया। 10 बजने में 5 मिनट बाकी थे जबकि जीत सिंह होटल डैफोडिल वापस पहुँचा। डॉल्सी परेला रिसेप्शन के पीछे मौजूद थी और जगमग कर रही थी। शाम वाला होटल की वर्दी जैसी साड़ी ब्लाउज उतार कर उसने सफ़ेद जीन्स और नीली स्लीवलेस की भी पहन रखी थी। उसके पुष्ट शरीर पर हाथ में दस्ताने की तरह फिट मालूम होती थी। उसके चेहरे पर सलीके का मेकअप था। बाल पोनीटेल की सूरत में बंधे हुए थे। उस पोशाक में वो अपनी साड़ी वाले खुले बालों वाले किरदार से कहीं छोटी लग रही थी। तैयार? हाँ। तिलक ज़रा बाहर गया है, उसके लौटते ही चलते हैं। तिलक बाल पांडे, नाइट क्लर्क, मैंने जिक्र किया था ना उसका। हो अच्छा। जी सिंह घुमा तो उसने अपने पीछे एक कोई 30-32 साल के दुबले पतले मामूली शक्ल सूरत वाले व्यक्ति को खड़े पाया। डॉल्सी काउंटर के पीछे से निकली और उसने जाकर उसकी जगह ले ली। चले। दोनों होटल से बाहर निकले। ये तिलक बाल पांडे तुम्हारा नाइट क्लर्क सारी रात रिसेप्शन की ड्यूटी करता है? नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा? हाँ, रिसेप्शन के पीछे एक छोटा सा कमरा है जहाँ एक बड़ी आरामदेह बेड उपलब्ध है। 1 घंटे बाद वहाँ जाके सो जाएगा। रिसेप्शन पर एक मैनुअल घंटी पड़ी रहती है, जिसे कोई बजाता है तो उठकर आ जाता है। अक्सर घंटी सारी रात में एक बार भी नहीं बजती। डोरमैन तो सारी रात ड्यूटी करता होगा। 24 घंटे कैसे करेगा? 10 बजे वो चला जाता है। यानी रात को होटल खुला दरबार, एक नाइट क्लर्क के हवाले। मैं तो होती हूँ। तुम भी होती हो? मैं होटल में ही रहती हूँ। ग्राउंड फ्लोर पर पिछवाड़े पर मेरा 2 रूम अपार्टमेंट है। तो होटल वाकई बहुत किफ़ायत से चलाती हूँ। मजबूरी है। अब बोलो कहाँ चलें? मैं क्या बोलूँ, तुम्हारा शहर है, बताओ। ड्रिंक करते हो? हाँ। तो ठीक है फिर। टॉप के बार एंड रेस्टोरेंट का बिल अफोर्ड कर सकते हो? हाँ, अब कर सकता हूँ। क्या मतलब? समझाऊंगा। तुम खर्चे की परवाह किए बिना जहाँ बोलो वहाँ चलते हैं। ओके। वो जिस रेस्टोरेंट में पहुँचे उसका नाम रोज़बड था। वहाँ रोशनियाँ मध्यम थी, म्यूज़िक रोमांटिक था और रौनक भरपूर थी। दोनों को बैंड स्टैंड के करीब की एक टेबल मिली। जिस सिंह को ऐसी जगह पर कोई वाकफियत नहीं थी, फिर भी अंदाज़न उसने बड़ी दक्षता से अपने लिए विस्की का और डोल्सी के लिए वाइन का ऑर्डर दिया। दोनों ने चीयर्स बोला। ड्रिंक के दौरान जीत सिंह को मालूम हुआ कि उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं थी और होटल चलाने की उसकी जिम्मेदारी इतनी गंभीर थी, इतनी प्रबल थी कि कई कई दिन वो होटल से बाहर कदम नहीं रख पाती थी। डिनर का आइडिया सरकाने के पीछे भी उसका यही मंतव्य था कि इसी बहाने पिता के फ्रेंड के साथ आउटिंग हो जाती। गोल्फ कैप और डार्क ग्लासेस हमेशा लगाते हो? क्यों, अच्छे नहीं लगते? तुम्हारा खुद का क्या ख्याल है? मेरा ख्याल तो नेक है। शीशे के सामने खड़ा होता हूँ तो अक्षय कुमार जैसा लगता हूँ। वाह, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो उतार देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो यूं ही पूछा। नौजवान हो, फैशन करने में क्या हर्ज है? अच्छा, एक सवाल पूछूं? होटल चलाना क्यों ज़रूरी है? बेच बाच के आज़ाद हो जाओ। नहीं हो सकती। मेरी आमदनी का और कोई ज़रिया नहीं है। होटल छोड़कर नौकरी करने से जो हासिल होगा उससे ज़्यादा तो मैं होटल से ही कमा लेती हूँ। तुम क्या काम करते हो? मैं सेल्समैन था। था? क्या मतलब?
वो नौकरी छूट गई। तो अब क्या करते हो? अभी तो मैं कुछ नहीं करता, बस छुट्टियां मना रहा हूँ। तो क्या बेचते थे? सपने। क्या सपने? खुद को भी और पब्लिक को भी। खुद भ्रम में रहता था, लोगों को भरमाता था। हम्म, बड़ी रहस्यमयी बातें करते हो। जीत सिंह हंसा। उसने नए जाम मंगवाए। दरअसल मेरे को इधर भी नौकरी का एक ऑफ़र मिला है। मिल भी गई इतनी जल्दी? किसने दी? ब्रैगेंजा एंटरप्राइजेज ने। सांता मरिया? क्यों, क्या हुआ? कोई बोला नहीं वो क्या जगह है? नहीं, तुम्हें मालूम हो तो बताओ। अरे वो मवालियों का अड्डा है। लॉरेंस ब्रैगेंजा नाम के एक बड़े गैंगस्टर की, माफिया डॉन के काले धंधों का कवर है। अच्छा, तुम्हें मालूम नहीं पड़ा कंपनी का मालिक कौन है? पढ़ा तो सही। फिर क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो। वो टॉप का रैकेटियर है, टॉप का व्हीलर डीलर, मास्टर पेनिपुलेटर। सारा शहर उसके कब्जे में है, उसकी मुट्ठी में, उसकी आंखों के इशारे पर चलता है। सरकारी अफसरान, मजिस्ट्रेट, पुलिस सब उसके हाथों की कठपुतलियां हैं। शहर को बर्बाद कर रहा है। जुए के अड्डे वो चलाता है, ड्रग्स का धंधा वो करता है, हर तरह की स्मगलिंग में उसका दखल है। ब्लैक मेल और प्रोस्टिट्यूशन उसका खास पसंदीदा धंधे हैं। और इस वजह से ये शहर इतना करप्ट हो गया है कि शरीफ आदमी का यहाँ रहना मुहाल है। तो फिर बड़ा मज़ा आएगा ऐसे खास रुतबे वाले आदमी के लिए काम करने का। क्या मज़ा आएगा? हाँ। फ्रंट के तौर पर क्या धंधा है ब्रैगेंजा एंटरप्राइजेस का? एक नहीं, कई धंधे हैं। बिल्डर बताता है अपने आप को। आजकल तो गारमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी बना हुआ है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर? हाँ, गोवा सरकार का ठेकेदार। पोंडा से नुंदेम तक 150 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का ठेका मिला हुआ है उसे। 1.5 साल हो गया उसे काम को चलते। अब पता नहीं कितना अर्सा और लगेगा काम मुकम्मल होने में। ऐसी ठेकेदारी से ब्रैगेंजा जैसे रैकेटियर का क्या वास्ता? उसी का तो वास्ता है। रोड कंस्ट्रक्शन का वो काम भी रैकेट ही है। कहते हैं लूट मची है, खुलकर बेईमानी हो रही है, करोड़ों का घोटाला हो रहा है। एक लोकल इंजीनियर इस बाबत शोर मचा भी रहा था। मामले को ऊपर तक ले गया। अब पता नहीं उसकी कोई सुनवाई होगी भी या नहीं। ओह, लेकिन कैसे होगी? ब्रैगेंजा ऑल पावरफुल है। उसकी निगाह में उस इंजीनियर की हैसियत नाक के आगे भिनभिनाती मक्खी से ज़्यादा नहीं, जिसे वो जब चाहे मसल देगा। अभी नहीं चाहा? अभी तो ऐसी कोई खबर नहीं, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि ब्रैगेंजा का तो बाल भी बाका नहीं होगा। हाँ, उस इंजीनियर का अंजाम बुरा होगा और बहुत जल्द ऐसा होगा। भाई ये तो अंधेर है। अंधेर नगरी में अंधेर ही होगा और क्या होगा। फ्रंट के तौर पर ब्रैगेंजा का कोई और धंधा? धंधा? प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट? शायद मुझे इस धंधे में लगा है। शायद बोला ना। बहरहाल धंधा बुरा तो नहीं। और भी प्रॉपर्टी डीलर हैं पोंडा में जेन्युइन। उनमें से किसी को हायर्ड हेल्प की ज़रूरत हो सकती है, ट्राई कर लो। नहीं। क्यों? मैंने बिग बॉस को हाँ बोल दिया है। बोल भी दिया? हाँ, कल सुबह 10 बजे मेरी ब्रैगेंजा एंटरप्राइजेस के ऑफिस में हाजिरी है। सुनकर खुशी नहीं हुई मिस्टर। कल हाजिरी भरने की जगह फ़ोन कर देना, बोल देना किसी वजह से ख्याल बदल गया। नहीं। क्यों? मुझे उसके धंधों से क्या लेना देना? उसका प्रॉपर्टी का धंधा है, मैं प्रॉपर्टी एजेंट बनकर काम कर लूँगा बस। वो बाकी धंधों में उलझाएगा तो? कोशिश करूँगा नहीं उलझने की। कामयाब नहीं हो पाओगे। ऐसा? हाँ, उसके सारे कथित सेल्समैन दिखावे के हैं, मवाली हैं, प्रॉपर्टी नहीं बेचते, कुछ और ही करते हैं। वहाँ काम करोगे तो तुम्हें भी वैसा ही बनना पड़ेगा। आजमा के देखूँगा क्या होता है। तुम्हारी बात सच निकली तो किनारा करूँगा। सच ही निकलेगी। ठीक है, देखते हैं। तो ज़िद है तुम्हें? ज़िद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आजमा कर देखने में क्या हर्ज़ है। मेरे मौजूदा हालात कुछ ऐसे हैं कि मुझे बहुत लंबा अरसा इधर ठहरना पड़ सकता है। कमाल है, बड़ी रहस्यमयी। खाना मंगवाए? खाना? ओ हाँ प्लीज़। डिनर उन्होंने खामोशी से किया। फिर जीत सिंह ने बिल मंगाया, 2760 रुपये, और अदा किया। 12 बजने को थे जब वो होटल वापस लौटे। लॉबी सुनसान थी, रिसेप्शन खाली था। उसके पिछवाड़े का दरवाज़ा खुला था और वहाँ से नाइट क्लर्क तिलक बाल पांडे के हौले हौले खर्राटे भरने की आवाज़ आ रही थी। बढ़िया नौकरी थी पट्टे की। वो गलियारे में आगे बढ़े। गलियारे के भीतरी सिरे में एक बंद दरवाजे पर डॉल्सी पहुंची। अपने हैंडबैग में से उसने एक चाबी निकाली, दरवाजे का ताला खोला और भीतर कुछ रोशनियाँ आंकी। छोटी सी जगह है, लेकिन मेरे लिहाज से बहुत है।
बढ़िया, देखना चाहते हो? नहीं, फिर कभी। ओके, चलता हूँ। अरे हाँ, एक बात सुनते जाओ। ब्रैगेंजा अपने आप को कुछ भी बोले, वो गैंगस्टर ही है, माफिया डॉन ही। जो गैंगस्टर का मुलाजिम होना कबूल करेगा वो भी ज़रूर वैसा ही होगा। इत्तेफाकन क्या ऐन कील के सर पर चोट की थी उसने? मेरे ऐसे शख्स से कोई वास्ता रख पाना मुश्किल होगा, भले ही वो किसी म्यूचुअल फ्रेंड का रिकमेंडेड हो। तो तुम मुझे वार्न कर रही हो? अपने मन की बात कह रही हूँ, तुम जो चाहें समझो। ठीक है, ड्रिंक्स और डिनर का शुक्रिया। शुक्रिया कबूल। गुड नाइट। गुड नाइट। रविवार 31 मई। अगले रोज़ सुबह डैफोडिल के करीब के एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करते वक्त जीत सिंह की निगाह उस रोज़ के अखबार पर पड़ी। मुख्य पृष्ठ पर फोटो के साथ सुर्खी थी, नॉर्थ इंडियन टूरिस्ट ब्रूटली बीटन बाय अननोन पर्सन, फाउंड अनकॉन्शियस ऑन एक्सप्रेसवे। यानी पिछली रात वाले शियाने जुआरी को अपनी शानपंती की सज़ा मिल भी चुकी थी। 10 बजने से 5 मिनट पहले वो उस 6 मंजिला इमारत के सामने खड़ा था जिसमें ब्रैगेंजा एंटरप्राइजेस का ऑफिस था। इमारत का नाम रेमंड हाउस था और उसके टॉप फ्लोर पर ब्रैगेंजा एंटरप्राइजेस का ऑफिस था। वहाँ पहुँचने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। जिस पहले शख्स से उसने एंटरप्राइजेस की बाबत सवाल किया था उसने सविस्तार उसे वहाँ पहुँचने का रास्ता समझाया था। लिफ्ट से वो टॉप फ्लोर पर पहुँचा तो उसे मालूम हुआ कि उस फ्लोर पर और कोई ऑफिस नहीं था। उसने सुसज्जित दफ्तर के शीशे के प्रवेश द्वार से भीतर कदम डाला। रिसेप्शन पर एक सुंदर युवती मौजूद थी जो उसे देखकर मुस्कुराई। मैं बद्रीनाथ, ब्रैगेंजा सामने बुलाया है। रिसेप्शनिस्ट ने सहमति में सर हिलाया। फिर उसने घंटी बजाकर एक चपरासी को तलब किया और जीत सिंह को उसके हवाले किया। वो चपरासी के साथ चला। रिसेप्शन से आगे एक विशाल हॉल था जिसमें लाइन से ऑफिस टेबल लगी हुई थी और जिन पर बैठे कई लोग बड़ी व्यस्तता से काम कर रहे थे। 10 बजे से ही व्यस्त था। शायद ऑफिस जल्दी खुलता था। एक कथित गैंगस्टर का कारोबार का इतना बड़ा डंबर। जीत सिंह को हैरानी हुई। हॉल के पहले सिरे पर 3 केबिन थे जिसमें एक पर लिखा था लॉरेंस ब्रैगेंजा, मैनेजिंग डायरेक्टर। चपरासी ने दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से जवाब मिला। हुक्म हुआ तो उसने अदब से जीत सिंह के लिए दरवाज़ा खोला। जीत सिंह ने भीतर कदम रखा तो चपरासी ने उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। वो एक विशाल ऑफिस था जिसके फर्श पर वॉल टू वॉल कारपेट था। पिछले भाग की खिड़कियों पर पर्दे थे और दीवार पर सजावटी पेंटिंग्स थी। वहाँ काले शीशे वाले विशाल मेज़ के पीछे काला चमड़ा मंडी एग्जीक्यूटिव चेयर पर लॉरेंस ब्रैगेंजा विराजमान था। मेज़ के करीब पिछले रोज़ वाला बददिमाग बदमिजाज चमचा जॉर्जियो खड़ा था जो बॉस को कुछ बताता जान पड़ रहा था। जॉर्जियो ने एक संदिग्ध असहिष्णुतापूर्ण निगाह जीत सिंह पर डाली। जीत सिंह ने उसे नज़रअंदाज करके बिग बॉस का अभिवादन किया। ब्रैगेंजा ने सर हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। बदरी जी साहब, टाइम पर आया, आपका हुक्म था। बैठो। जीत सिंह एक विजिटर्स चेयर पर बैठ गया। मैंने मुंबई से तेरी खोज खबर निकाली। निकाल भी ली? बहुत कारनामे मशहूर हैं भाई उधर अंडरवर्ल्ड में। बद्रीनाथ उर्फ जीत सिंह के एक्सपर्ट लॉकमैन तो तू है ही, ये तो पता चला। और तेरे जैसा वहाँ कोई और नहीं, ये भी मालूम चला। बॉस लोग तो दूर की हाँकते हैं, मैं तो मामूली ताला चाबी मिस्त्री हूँ। चल मिस्त्री सही, लेकिन मामूली तो तू नहीं है। वो अभी उधर क्या सबको मालूम कि मैं इधर गोवा में है? नहीं, उधर जो मेरे कांटेक्ट हैं वो बात को अपने तक रखना जानते हैं। दूसरे उधर के किसी भाई का इधर जोर नहीं चल सकता। मेरे होते तो बिल्कुल नहीं चल सकता। इधर तू मेरे अंडर में चलेगा तो कोई बाहरी आदमी तेरे पर टेढ़ी निगाह नहीं डाल पाएगा। ये मेरा शहर है, मेरी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता नहीं खड़क सकता। जी साहब, अब आप मुंबई से मेरे बारे में जान के भी तुम मेरे को अपने अंडर में चलने का चांस देगा? हाँ, क्योंकि तू हुनर वाला है, आगे चल के हो सकता है मेरे किसी काम आए। हाँ, आया तो मुझे बहुत खुशी होगी बॉस। तेरे बारे में मुंबई से पूछताछ कराना ज़रूरी था। इधर साला कभी कभार कोई बड़े सरकारी महकमे का जासूस भी आ जाता है। इस वास्ते भी मेरे को तेरी बाबत उधर इंक्वायरी भेजने का था। मेरा इधर रोड कंस्ट्रक्शन का मेजर काम चलता है। उधर का एक सिरफिरा सरकारी सिविल इंजीनियर उसमें बड़ा फच्चर डालने पर तुला है। ऊपर तक शिकायत पहुंचाने की धमकी देता है। किसको धमकी देता है साला? मेरी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी को धमकी देता है? नक को। लॉरेंस ब्रैगेंजा को धमकी देता है।
शेर की मूंछ का बाल मरोड़ता है, बोलता है ऊपर तक पहुंचेगा। ऊपर तक कहाँ तक? चीफ मिनिस्टर को लिखेगा। अरे चीफ मिनिस्टर तो बैगेंजा के पॉकेट में है। ब्लडी जो हो रहा है उसमें बाकायदा शेयर होल्डर है। फिर ऊपर कहाँ तक बॉस? एंड टॉप तक, जिधर से ऊपर कुछ है ही नहीं। मैं समझा नहीं बॉस। सुना है राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखेगा, या शायद लिख भी चुका होगा। इस वास्ते मेरे को चौतरफा खबरदार रहना मांगता। नई दिल्ली से कोई सरकारी जासूस इंक्वायरी के लिए इधर आ सकता है, मुंबई से आ सकता है। इस वास्ते मुझे हमेशा खबरदार रहना मांगता। तू साला मुंबई से है, मेरे को इधर से इंक्वायरी करने का था या नहीं था कि तू ही कहीं को वो सरकारी आदमी तो नहीं? देवारे मैं सरकारी आदमी? अभी मेरे को मालूम कि तू नहीं है, अब कंफर्म हो गया। थैंक यू बॉस। वो मैं सुना कि एक इंजीनियर करके भीड़ू, वो लोकल? हाँ, कौन है वो? बोलेंगे तू बदरी सुना कहीं मर्डर भी किया? मजबूरी में बॉस, मरने से बचने के लिए मारना पड़ता है ना। नौबत आए तो फिर मारेगा। हाँ लेकिन मजबूरी होगी तो। देख वो तेरा पर्सनल लाइफस्टाइल है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसे इधर आजमाएगा तो प्रॉब्लम होगी। चल उठ, अभी पहले इधर के एक दो लोगों से मिलवाने का तेरे को। जीत सिंह भी उठ खड़ा हुआ। मेज़ के पीछे से निकलकर ब्रैगेंजा दरवाजे की ओर बढ़ा तो जॉर्जियो ने लपक कर उसके लिए दरवाज़ा खोला। पहले बिग बॉस ने, फिर जीत सिंह ने और जॉर्जियो ने बाहर कदम रखा। बॉस के इशारे पर जॉर्जियो ने लपक कर बाजू के कैबिन पर का दरवाज़ा खोला और एक तरफ हट गया। बिग बॉस ने कैबिन में कदम रखा। जीत सिंह ने देखा कि वो कैबिन साइज में बिग बॉस के कैबिन से आधा था। वहाँ एक अधपके बालों वाला सूटधारी अधेड़ व्यक्ति लैपटॉप पर व्यस्त था। बॉस को आया देखकर उसने लैपटॉप पर धकेला और अदब से उठ खड़ा हुआ। गुड मॉर्निंग बॉस, उसने मुस्कुराते हुए बोला। गुड मॉर्निंग शेट्टी, ये मेरा सीनियर एग्जीक्यूटिव रामा शेट्टी है। मेरा रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है। बहुत काबिल है ये, परफेक्ट काम करता है, उसने जीत सिंह को बताया। जीत सिंह ने अदब से सहमति में सह हिलाया। और ये बद्री है, हमारा नया एनफोर्सर, आज ही एंगेज किया है। जी वेलकम। थैंक यू, जीत सिंह ने भी अपना सर नवाते हुए बोला। बिग बॉस के अंडर में काम करोगे तो तरक्की करोगे। हाँ मेरा ऐसे ही इरादा है। बढ़िया। शेट्टी इधर बैठता है, पर फील्ड का सब हिसाब किताब इधर से ही परफेक्टली हैंडल करता है। तमाम कंस्ट्रक्शन मटेरियल की आवाजाही, रोकड़े की मूवमेंट, लेबर की प्रॉब्लम्स, दोस्तों दुश्मनों का हिसाब किताब सब परफेक्ट करके हैंडल करता है। मेरे को साला कोई फिक्र करने का नहीं, सब शेट्टी करता है मेरे वास्ते। जीत सिंह ने बड़ी गर्मजोशी से रामा शेट्टी के साथ हाथ मिलाया। फिर वो बाहर निकले और अगले कैबिन में पहुंचे। वो कैबिन शेट्टी वाले कैबिन के साइज़ का था और वहाँ एक आदमी मोटा रजिस्टर सामने रखकर एक कैलकुलेटर पर काम कर रहा था। बिग बॉस की आमद पर उसने भी शेट्टी जैसा ही अदब दिखाया। बिग बॉस ने उसे भी जीत सिंह का परिचय दिया और उस आदमी ने बड़े संदिग्ध भाव से कबूल किया। ये मेरा जूनियर एग्जीक्यूटिव फ्रेंजी कोस्टा है, बिग बॉस ने कहा। एग्जीक्यूटिव दिखने की कोशिश करता वो शख्स जीत सिंह को साफ मवाली जान पड़ा। फ्रेंजी बार और किचन सप्लाईज हैंडल करता है। जीत सिंह की भवें उठी। नहीं समझा? जीत सिंह ने इनकार में सर हिलाया। मैं बोला ना, ये शहर मेरे इशारे पर चलता है, टूरिस्ट टाउन। इधर कितने ही बार, कितने ही रेस्टोरेंट। बार चलाने को, रेस्टोरेंट चलाने को सबको सप्लाई मांगता कि नहीं मांगता? तो अभी सबको हुक्म की सप्लाई इधर से लेने का, जिधर मैं लेने को बोले। फिर हमारे रिकमेंडेड सप्लायर लोग हर सप्लाइड ऑर्डर पर ब्रैगेंजा एंटरप्राइजेस को कमीशन देता है। साला विस्की बियर हो, स्नैक्स हो, क्रॉकरी हो, कटलरी हो, टॉवल्स एप्रेंस हो, डेली वेजिटेबल, कुछ भी हो, सब पर इधर कमीशन आता। समझा कुछ? समझा बॉस, पर कोई तुम्हारी मर्जी से ऑर्डर प्लेस नहीं करता तो वो अपना ठिया नहीं चला सकता। उसके कस्टमर आना बंद हो जाते। कैसे? कस्टमर को ज़बरदस्ती रोका जाता है, ऐसे बार्स और रेस्टोरेंट में जाने नहीं दिया जाता, और दूसरे डीलर्स की सप्लाई को सैबोटाज किया जाता है। उसको ठिकाने तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता, पहले ही कुछ का कुछ हो जाता है। पर गुस्ताखी माफ बॉस, ये तो धांधली है, दादागिरी है। हाँ है ना, है तो रेस्टोरेंट वालों के अलावा, बार वाले के अलावा किसको प्रॉब्लम है? पुलिस को।
दे विल लुक द अदर वे। कानून को मैजिस्ट्रेट विल नॉट शेक अ लिटिल फिंगर। ओह चल। बिग बॉस ने उसे कोस्टा जैसे 4 और जूनियर एग्जीक्यूटिव से मिलवाया जो कोस्टा के काम से मिलते जुलते काम ही हैंडल करते थे। हमारे रिकमेंडेड सप्लायर हमें जो कमीशन देते हैं वो लीगल अकाउंटेड फॉर ऑन रिकॉर्ड होता है, 2 नंबर के खातों में नहीं जाता, उन पर बाकायदा टैक्स भरा जाता है। यानी बेईमानी से कमाए गए पैसे को ईमानदारी का चोला पहनाया जाता था, वसूली के धंधे को लीगल टच दिया जाता था, ऑर्गेनाइज्ड रैकेटियरिंग को कॉर्पोरेट बिजनेस का नाम दिया जाता था। मुंबई जैसे मेट्रो में वो ऐसे रैकेट की कल्पना कर सकता था, लेकिन पोंडा जैसी छोटी जगह पर वो सब चल रहा था। ऑफिस की शानो शौकत बताती थी कि ठाठ से चल रहा था। बड़ी हैरानी की बात थी। उसे 3 ऐसे आदमियों से भी मिलवाया गया जिनके बिग बॉस ने सिर्फ नाम बताए, ये नहीं बताया कि वो करते क्या हैं। जीत सिंह ने यही अंदाज़ा लगाया कि ज़रूर वो नारकोटिक्स से, स्मगलिंग, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह से ताल्लुक़ रखते होंगे। इंट्रोडक्शन का वो सिलसिला ख़त्म हुआ तो बिग बॉस अपने ऑफिस में वापस लौटा। बॉस, जीत सिंह ने पूछा, इन लोगों में से मुझे किसके साथ काम करना होगा? किसी के साथ नहीं, तुम खाली मेरे को रिपोर्ट करेगा, मेरे सिवाय कोई तुमको ऑर्डर नहीं करेगा। अच्छा, पगार? शुरू में 20 और बाद में देखेंगे। ठीक है। एडवांस मांगता है? नहीं, क्योंकि कल कैसीनो में 44 बनाया। हाँ हाँ, अभी बोले तो ऐसे ही। लकी डॉग। मेरे को क्या करना होगा? इमीडिएट करके एक काम है मेरे माइंड में, गौर से सुन। यस बरोबर बॉस। इधर एक फास्ट फूड जॉइंट है जिसके ओनर मेरे को कॉपरेट नहीं करता था, एंटी जाता था, उस फर्म को ऑर्डर नहीं देता था जिसका नाम इधर मैं रिकमेंड किया जाता था। इतना ही नहीं, और रेस्टोरेंट वालों को, बार वालों, पिज़्ज़ा पार्लर वगैरह को भड़काता था। अपने वाला लेसन देता था कि ब्रेगेंजा एंटरप्राइजेस को कॉपरेट नहीं करने का, उसने रिकमेंड किए सप्लायर से डील नहीं करने का, ऑर्डर नहीं देने का। कौन था वो डियरिंग भीड़ू? विष्णु कामले, रिवर रोड पर आदर्श करके फास्ट फूड जॉइंट चलाता है। अभी भी तुमने से एंटी है वो? अभी कैसे होगा? बोला ना, अभी भी अपना ठिया चलाता है। चलाता है तो एंटी कैसे होगा? हार्ड लेसन दिया। हाँ, होश ठिकाने आ गए। प्रॉब्लम कोई और है, डिफरेंट है, और पहले से बहुत बड़ी है। सुन, उसका एक छोटा भाई है, नाम हेमंत कामले, सरकारी सिविल इंजीनियर, रोड कंस्ट्रक्शन का मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट चलता है उसका ऑफिशियल इंचार्ज। वो साला पंगा करता है, और बड़ा पंगा करता है। बोलता है क्या, इल्ज़ाम लगाता है कि काम ठीक नहीं हो रहा, जारी की गई स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं हो रहा, करप्शन का चौतरफा बोलबाला बताता है। बोलता है जो सरकारी माल सप्लाई होता है चोरी हो जाता है, ब्लैक में बेच दिया जाता है और घटिया माल लगाते हैं। बोलता है कई जगह सड़क बनाई ही नहीं गई, नए डामर डालकर खाली रोड रोलर फेर दिया गया है। रोड पर 3 जगह सूखे नाले पड़ते हैं जो सिर्फ बरसातों में चलते हैं। उन 3 जगहों पर पुलिया बनाई जानी थी, लेकिन पुलिया बनाई जाने की जगह उन जगहों को पाट दिया गया। अब बिना पुलिया बनाए सड़क आगे बढ़ा दी, तो फिर बरसातों में क्या होगा? ये भी वही बोलता है क्या होगा। बरसातों में पानी सड़क के ऊपर से गुजरेगा, सड़क पर से हैवी ट्रांसपोर्ट की आवाजाही होगी तो बड़ी हद 2 वीक्स में सड़क ऐसी लगने लगेगी जैसे कभी नई बनी ही नहीं थी। तो बॉस, उसकी बात में दम है? बंडल, अरे यूं कोई छोटा मोटा डैमेज होता है तो वैसे ही होता ही रहता है, होता है तो मेंटेनेंस में ठीक कर दिया जाता है। साला रोड ही उकड़ के हाथ में आ जाएगा, ऐसा कहाँ होता है? मशीनी अंदाज से जीत सिंह ने सर इनकार में हिलाया। और क्या बोलता है? फिर उसने पूछा, और जनरल मिली भगत की तरफ इशारा करता है। बोलता है सड़क की सेक्शन चौड़ाई 60 फुट थी, उसे 65 बनाया उसने, उसके मुताबिक बिल रेज किया गया, उसका भुगतान भी हासिल कर लिया। बोलता है कि मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम में गैर मामूली देर के लिए 1.5 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया जो वसूला नहीं किया। इसी तरह की बातें करता रहता है। देखो, ऐसे कामों में सबका हिस्सा होता है, मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का, और भी लोगों का सरकारी हमले का। इससे भी इसका हिस्सा दिया, लेकिन इसने मना कर दिया। हमें लगा कि कम लगा, जास्ती दिया, लेकिन ये तो दूध से धुला साबित हुआ। सुनने में आया कि राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखने की धमकी देता है, और शायद लिख भी चुका है।
लेकिन बॉस, छोटा मुंह बड़ी बात, जब सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का ट्रांसफ़र अरेंज कर सकता है तो उस मामूली इंजीनियर का ट्रांसफ़र अरेंज नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर वो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख चुका है तो ट्रांसफ़र से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसकी शिकायत पर अगर वो जेन्युइन पाई गई तो कार्रवाई होकर रहेगी। ऐसी शिकायत की एक तयशुदा प्रोसीजर के तौर पर तस्दीक की जाती है। वेरिफिकेशन किया जाता है कि शिकायत जेन्युइन है। किसी दूसरे ने किसी और के नाम की ओट लेकर वो शिकायत नहीं की। बोले तो शिकायत गुमनाम करने की जगह सिविल इंजीनियर हेमंत कामले का नाम लिख दिया। अब आई बात समझ में। पर बॉस, असल में तो ऐसा नहीं है। उसे ऐसा बनाना होगा, जाहिर करना होगा कि ऐसा है, तब वो शिकायत अपने आप खारिज हो जाएगी। पर ऐसा कैसे होगा? हेमंत कामले क्यों मानेगा कि उसने शिकायत नहीं की? उसके नाम से किसी दूसरे ने करी। उसे मनाना होगा, मनाने के लिए प्रेशर बनाना होगा, और ये काम असल में तूने करना है। कैसे? प्रेशर बनाने का कोई ज़रिया है क्या? कैसे होगा बॉस? है, बहुत बड़ा ज़रिया है। उसका बड़ा भाई विष्णु कामले। विष्णु कामले पर हम सप्लाई के मामले में पहले एक बार प्रेशर आजमा चुके हैं और कामयाब हो गए। अभी मैं बोले तो जिस शख्स को एक बार दबाया जा सकता है उसे दूसरी बार भी दबाया जा सकता है। आई बात समझ में? तुम्हारा मतलब है कि बड़ा भाई छोटे भाई पर दबाव डालेगा कि वो पंगा ना ले और अपनी शिकायत वापस ले ले, या शिकायत करने से मुकर जाए कि उसने करी है। ये काम तुझे करना है बद्री। बड़े भाई को कोई ऐसा हार्ड लेसन देना है कि वो छोटे भाई को उसके अंजाम से खौफज़दा कर सके। सुना है इंजीनियर हेमंत कामले अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करता है, उसे फादर फिगर मानता है। इसलिए मेरे को पक्की कि वो बड़े भाई से बाहर नहीं जाएगा। बड़ा भाई बोलेगा कि पंगा नहीं लेने का तो नहीं लेगा, और ये काम तेरे को करने का परफेक्ट करके। कैसे करने का मेरे को नहीं पता। कुछ बोलने का तो खाली ये बोलने का कि तेरे को कोई हेल्प मांगता है, जो कि तेरे को इमीडिएट करके मिलेगी। बाकी अपना कोई भी रास्ता तेरे को खुद चुनने का। आसान रास्ता क्या तुम्हें मगज़ में आया ही नहीं बॉस? कौन सा रास्ता? खल्लास। तू मेरा आदमी है, तेरे मगज़ में आना मेरे मगज़ में आना एक ही बात है। तेरे को ये रास्ता अख्तियार करने की भी खुली छूट है। बस मुझे खाली पॉजिटिव रिजल्ट मांगता। ठीक है बॉस, मैं दिल से कोशिश करेगा। दिल से कोशिश करेगा तो कर ही लेगा। वैसे तो मेरे को पक्की कि तेरा काम बड़े भाई से ही बन जाएगा। बड़ा भाई जब पहले एक बार प्रेशर में आ गया था, दूसरी बार क्यों नहीं आएगा? मैं लाएगा ना। कोई और बात? नको बॉस, तो निकल ले यहाँ से। यस बॉस। वो वाहियात नाजायज काम था, लेकिन जीत सिंह को उस पर हाथ आजमाने से कोई एतराज़ नहीं था। इसलिए भी क्योंकि वो जानता था कि वो काम वो नहीं करेगा, कोई दूसरा करेगा, क्योंकि काम तो रुकने वाला नहीं था। उस कारोबार में भाई बदलते रहते थे, भाईगिरी चलती रहती थी। ट्रेजिडी ये भी थी कि लॉरेंस बर्गांजा जैसे जबरन भाई लोगों को थोड़े किए कुछ बिगड़ता भी नहीं था। उन पर कोई आफत टूट ही पड़े तो दुबई भाग जाते थे, या नेपाल चले जाते थे, या मलेशिया, और वहाँ से हुक्म चलाते थे। किसी इत्तेफाक से पकड़े जाएं तो जेल से हुक्म चलाते थे। बदकारी का शहर शहर, मुल्क मुल्क में वो ऐसा सिस्टम था, शराफत से, कायदे कानून की मदद से, जिसका समूल नाश किया जा ही नहीं सकता था। ऐसे भाई लोग भाईगिरी के मुठभेड़ों में ही मरे तो मरे, वरना इनका कुछ नहीं बिगड़ता था। सब करोड़पति बनकर आखिर खुद को ही रिटायर कर लेते थे। यहाँ तो एक शहर की बात थी, दुनिया में ऐसे मुल्क भी थे जिनका निज़ाम ही भाई लोगों के हाथ में था। बहरहाल जीत सिंह की अकल की यही गवाही थी कि उसकी मौजूदा दुश्वारी के दौर में जबर का साथ देने में कोई हर्ज नहीं था। वो उसे 100 बलाओं से बचा सकता था, जिनमें से एक बला का नाम बहराम जी कॉन्ट्रैक्टर था। जीत सिंह रिवर रोड और आगे आदर्श फास्ट फूड पहुंचा। उसने पाया कि वो फू फां से मुक्त दरमियाने दर्जे का ठिया था, जिसका रखरखाव फैमिली रेस्टोरेंट जैसा ज़्यादा था। उसी सड़क पर एक सिंगल स्क्रीन सिनेमा था, जो पीक आवर्स में उसके अच्छे बिजनेस की वजह हो सकता था। वो 11 बजे के करीब का वक्त था, जबकि लगता था कि आदर्श अभी खुला ही था, क्योंकि उस घड़ी वो उजाड़ था। आदर्श के अर्धप्रकाशित हॉल में उसे घड़ी कोई भी हलचल नहीं थी। जीत सिंह कुछ क्षण प्रवेश द्वार के भीतर ठिठका रहा। उसकी निगाह पैनी होती हुई हॉल में फिरती रही। परे दाईं तरफ एक बंद दरवाज़ा था, जिसके धुंधली ग्लास विंडो पर ऑफिस दर्ज था। शीशे से साफ लगता था कि भीतर हॉल से ज़्यादा रोशनी थी। सहज भाव से चलता वो उस बंद दरवाजे पर पहुंचा।
उसने दस्तक देने की नीयत से हाथ उठाया तो उसे एहसास हुआ कि भीतर से दो लोगों के बीच बातचीत हो रही है, जो मध्यम होने के बावजूद मामूली कोशिश से बाहर हॉल के खामोश वातावरण में साफ सुनी जा सकती थी। उसने हाथ नीचे गिरा दिया और वहीं ठिठका खड़ा रहा। ये गंभीर मसला है। भीतर से एक भारी अधिकारपूर्ण आवाज़ आई। यकीन नहीं आता कामले साहब। एक दूसरी कदरन दबी हुई आवाज़ सुनाई दी। वो भीतर बातचीत में मशगूल दो जनों में से एक कामले था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं। कोई बड़े सब्र से, बड़े सिस्टम से अकाउंट्स में गड़बड़ कर रहा है और कंप्यूटर पर फिगर्स को मैनिपुलेट करके फर्जी एंट्रियां बनाकर पैसे सरका रहा है। और फिलहाल मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ऐसा पिछले 4 महीने से हो रहा है। पहले से भी हो सकता है, लेकिन 4 महीने की तो बराबर तस्दीक हुई है। और ये हरकत करने वाला जो कोई भी है, कोई 5.5 लाख रुपए सरका भी चुका है। कमाल है, बात पकड़ में कैसे आई? मेरी पकड़ में नहीं आई, हेमंत की बीवी की पकड़ में आई। जब फुर्सत में हो तो इधर आती है और कैशियर की सीट पर बैठती है। उसी को एहसास हुआ कि कंप्यूटर पर अकाउंट्स की फिगर्स की मैनिपुलेशन का खेल बड़ी चतुराई से खेला जा रहा है। ओह, कैसे ये जॉइंट चलाते हैं हम, कैसे लापरवाह हैं हम। कोई हमें मुतवार माली थूक लगा रहा है और हमें खबर भी नहीं। कोई कौन? कोई का कौन का दायरा बहुत बड़ा, बहुत वसी नहीं है पाटिल। तो बातचीत में शरीक दूसरे शख्स का नाम पाटिल था। यहाँ 14 लोगों का स्टाफ है, लेकिन इस नाजायज़ हरकत को अंजाम देने का मौका हर किसी के हासिल नहीं। ये काम या चिट क्लर्क का हो सकता है, कैशियर या अकाउंटेंट का, या हम दोनों पार्टनर्स में से किसी एक का। बस आपका कैसे हो सकता है? आपका होता तो क्या आप शिकायत कर रहे होते? एग्जैक्टली ये बात तुम पर भी लागू होती है, क्योंकि तुम आदर्श में पार्टनर हो, जूनियर पार्टनर हो, लेकिन हो। तुम यहाँ मैनेजर हो और 25% के पार्टनर हो। मैं तुम्हारा तसव्वुर इस घोटाले में बिल्कुल नहीं कर सकता। ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कामले साहब कि आपका मुझ पर ऐसा विश्वास है। ये गबन का मामला है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अभी ये हमारी पकड़ में ना आया होता तो पता नहीं आगे कब तक चलता। मैं इस हरकत के लिए ज़िम्मेदार शख्स को सज़ा दिला के रहूँगा। कम से कम 5 साल के लिए तो वो ज़रूर नपेगा। लेकिन इसकी शिनाख्त कैसे होगी, काबू में कैसे आएगा? यही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम अपनी राय दो। मेरी राय पूछते हैं कामले साहब? तो हमें इस बात को अभी राज बने रहने देना चाहिए और खामोशी से वॉच करना चाहिए। राय बुरी नहीं है। मुझे लगता है चिट क्लर्क या कैशियर या अकाउंटेंट में से कोई हो सकता है, या फिर मैं या तुम। आप मजाक कर रहे हैं। ऐसे तो सस्पेक्ट्स में आपको हेमंत की बीवी को भी शामिल करना होगा। नो, सारे सिस्टम तक पहुंच तो है ना उसकी। तो भी, तो फिर आप बेहतर जाने। ओके, तुम्हारी राय के मुताबिक मैं करूँगा कुछ। अब जाके काम देखो जी। और दरवाज़ा खुला। एक अच्छी सूरत वाले, चाक चौबंद, तंदुरुस्ती वाले व्यक्ति ने बाहर कदम रखा। वो सफ़ेद कमीज़ और काली पतलून पहने था। उम्र में 35 से 1 साल का जान पड़ता था। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते वक्त ऐन दरवाजे के सामने खड़े जीत सिंह से जा टकराने से वो बाल बाल बचा। उसके चेहरे पर हड़बड़ाहट के भाव आए। उसने संदिग्ध भाव से जीत सिंह की तरफ देखा। क्या है? क्या है? जीत सिंह ने सहज भाव से बोला। अरे भाई, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? जी, आप विष्णु कामले? नहीं, विष्णु कामले प्रोपराइटर हैं। मैं मैनेजर हूँ, आशीष पाटिल। मेरे को विष्णु कामले से मिलना। किस वास्ते? उनसे बोलूँगा। हो कौन तुम? बोले तो मेरा नाम बद्रीनाथ। उसने खामोशी से सहमति में सर हिलाया, फिर घूमकर दरवाज़ा वापस खोला और चौखट में मुंह डालकर बोला, कामले साहब? हाँ, कोई मिलने आया है आपसे? एक हष्ट पुष्ट, क्लीन शेव्ड मराठा जो कि 40 के करीब का जान पड़ता था बाहर निकला और आशीष पाटिल के पहलू में आकर खड़ा हुआ। तो ये था विष्णु कामले, फसादी इंजीनियर हेमंत कामले का बड़ा भाई। वो नीली डिज़ाइनर्स जीन्स और चेक की लाल कमीज़ पहने था, जिसकी आस्तीन उसने कोहनियों तक चढ़ाई हुई थी। वो अच्छी शक्ल सूरत वाला, संजीदा सूरत आदमी था। ये बद्रीनाथ आपसे मिलना चाहता है। हाँ भाई, बोलो। बात करने का, सीरियस बात करना है। हाँ तो करो। नहीं, खाली तुमरे से। इधर आओ, चलो। हॉल के पार एक लंबा सर्विस काउंटर था। जीत सिंह को साथ आने का इशारा करके वो उधर पड़ा। जीत सिंह उसके पीछे हो लिया। पाटिल अनिश्चित सा यथास्थान खड़ा रहा। हॉल को पार करके दोनों सर्विस काउंटर पर पहुंचे। काउंटर के सामने ऊंचे स्टूल पड़े थे। कामले एक पर बैठ गया और जीत सिंह को अपने सामने बैठने का इशारा किया। अब बताओ।
मेरे को तुम्हारे ब्रदर के बारे में बात करने का, जो सरकारी सिविल इंजीनियर है और उस रोड कंस्ट्रक्शन का काम देखता है जो 2 साल से पोंडा से नुंदेम तक के लिए बन रही है। वो पंगा करता है, ऐसा पंगा करता है जो उसको कोई नहीं करना मांगता। तो मेरा छोटा भाई है, बोले तो आज्ञाकारी है, तो तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा आगे, ताकि उसको आगे जाकर पछताना ना पड़े। तुम कौन हो? बद्रीनाथ नाम बताया ना? हाँ, नाम के अलावा और क्या हो? और क्या है? मैं बताता हूँ क्या हो। तुम ब्रैगेंजा का नए चमचे हो। मैं कुछ भी है, मैं सिचुएशन तुम्हारे मगज में डाला। अभी तुमने को ऐड करने का, अपने ब्रदर को कंट्रोल करने का, उसको बोलने का, समझाने का कि वो मिस्टर ब्रैगेंजा के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना जाए, जो क्या उसको इमीडिएट करके अंकिया करे, लंबा जिएगा। हाँ तो ये बात है। अब मैं अपना जवाब दे? हाँ, मेरा जवाब है दफ़ा हो जाओ। क्या? आउट। भाव खाता है पर वांदा नहीं। भाव नहीं खाने का भीड़ू, मगज को ठंडा रखने का। क्या फ़ायदा, साला मगज का पोजीशन चेंज हो जाए, अभी अंदर है बाहर आ जाए। धमकी देता है? हाँ, गलती करता है। समझता है तेरा बॉस ब्रैगेंजा समझता है कि एक बार मेरे को दबा लिया फिर दबा लेगा। उस इडियट को जाके समझाओ, मेरा अपने भाई पर कोई जोर नहीं। वो 32 का है, बालिग है, खुद मुख्तार है। मैं उसको डिक्टेट नहीं कर सकता। बच्चा नहीं जो मेरी उंगली पकड़ कर चले। इंजीनियर है, मुझसे ज़्यादा समझदार है। मैं उसे क्या समझा सकता हूँ? तुम समझता नहीं, तेरा बॉस नहीं समझता। वो कुछ भी बकेगा मैं उस पर अमल करूँगा। वो बोलेगा भाई के गले में फंदा डाल दे, पंखे पे लटका दे, तो मैं लटका दूंगा। कुछ तो करना पड़ेगा भीड़ू, नहीं करेगा तो भाई का मरा मुंह देखेगा। अपनी काली जबान को लगाम दे कमीने। चुइन बदलो बिग ब्रदर, वरना पछताना पड़ेगा। क्या करेगा तू? साला सब फोड़ देगा। तेरी मजाल नहीं हो सकती, देखना साला तू ही इधर से टूटा फूटा जाएगा। जीत सिंह ने काउंटर पर से भारी एस्ट्रे उठाई और पीछे दीवार के साथ लगे शीशे के शेल्फों पर उसे फेंक के मारा। जोर की आवाज़ के साथ पल्ले का काम करने वाला शीशा टूट गया। आशीष पाटिल दौड़ता हुआ करीब पहुंचा। उसके नुकसान पर निगाह पड़ी तो वो जोर जोर से नाम ले लेकर आवाज़ें लगाने लगा। कई वेटर, क्लर्क, बाजू का एक दरवाज़ा जिस पर किचन लिखा था खोलकर दौड़ते हुए वहां पहुंचे। पाटिल को खाली एक इशारा करना पड़ा कि जीत सिंह कई हाथों में फंसा छटपटा रहा था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो वहाँ के सन्नाटे से धोखा खा गया था और समझा था कि तभी खुले रेस्टोरेंट में अभी कामले और पाटिल के अलावा कोई नहीं था जिन्हें कि वो बाखूबी संभाल सकता था। अब 8-9 जने मिलकर उसे धुनते तो पता नहीं उसकी क्या गत बनती। इतने हाथों की पकड़ में वो बेबस था। छोड़ दो, अप्रत्याशित हुक्म हुआ कामले का। क्या? लेकिन कामले साहब। छोड़ दो। तीव्र अनिच्छापूर्ण भाव से सबने जीत सिंह को छोड़ दिया। हादसा, कामले शांति से बोला। हादसा था, एस्ट्रे से खिलवाड़ कर रहा था कि हाथ से निकल गई, जाके शीशे से टकराई। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूँ सब जाओ यहाँ से। तमाम स्टाफ जहाँ से आया था वहाँ लौट गया। तुम पीछे, कामले बोला। बद्री नाम बताया।